हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की। और यहाँ से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ये हमने दृष्टि की बुक से लिया हुआ है। यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वही इसी इसमें है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। ठीक है, और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा ताकि आप जो भी पॉइंट लगे परीक्षा में आने वाला उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोगों के एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण उक्त रचना में मिलता है। इस आत्मकथा के संबंध में मुख्य कथन है। और हाँ, एक बात इसमें, इस चार भागों में इनकी आत्मकथा है, तो उसका आपको प्रकाशन वर्ष के साथ नोट करना है। ठीक है, चारों आत्मकथा के नाम, पहला है इनका क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, और दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, तीसरा है बसेरे से दूर 1978 में, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। सभी का क्रम से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, या तो क्रम से या फिर दे देगा कि इसमें से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, तो चार भागों में इन्होंने लिखा था, चारों का आपको प्रकाशन वर्ष के साथ क्रम से आना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोगों के एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण उक्त रचना में मिलता है। इस आत्मकथा के संबंध में मुख्य कथन ये दिए हैं, काफी महत्वपूर्ण कथन है, देखते हैं और इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि लेखकों का कथन है जो कि इनके बारे में कहे हैं। क्या कहे हैं देखते हैं। यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। किसका कथन है? धर्मवीर भारती ने कहा है। अगला कथन है, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला है कथन, ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। किसने कहा? शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा है। अगला पॉइंट हमारा है, यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणित है। नरेंद्र शर्मा का कथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमने 4 कथन देखे, चारों ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही कथन देख के पूछ लेगा किस आत्मकथा के बारे में कहा गया या फिर किसने कहा है। सारांश, बच्चन ने आत्मकथा के तीसरे भाग का नाम जीवन की आपाधापी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवन की आपाधापी में निर्धारित किया था, जो बसेरे के दूर नाम से प्रकाशित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बसेरे के दूर का पहला नाम क्या रखना चाहते थे? जीवन की आपाधापी, जो कि बसेरे से दूर नाम से प्रकाशित हुआ। क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन अपने परदादा के समय से बात प्रारंभ करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी का जीवन चित्र प्रस्तुत करते हुए अपनी कथा तक आते हैं। इसमें जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण प्राप्त है। बच्चन पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। वे करकल और उसकी पत्नी चंपा से अपने अनुराग का चित्रण करते हैं, तो अपनी प्रथम पत्नी श्यामा, उनकी प्रथम पत्नी का नाम था श्यामा, से अपने प्रेम का अनुकरण भी दिखाते हैं। बच्चन की आत्मकथा से उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों की सरगर्मी का आभास होता रहता है। श्यामा से विवाह और उसकी मृत्यु की कथा कहकर बच्चन बात को विराम देते हैं। आगे है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, गांव का उल्लेख, कौन से गांव का उल्लेख है? अमोड़ा बाबू पट्टी। हरिवंश राय बच्चन सबसे पहले अमोड़ा गांव का जिक्र करते हैं। बच्चन कैथी लिपि को कायस्थों की लिपि कहते हैं। जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। क्या बच्चन ने कैथी लिपि को कायस्थों की लिपि कहते हैं। अकबर प्रदत्त हुक्के का दृष्टांत देते हैं। बच्चन के दादाजी ललितपुर के जेल में दरोगा थे। ललितपुर जेल में इनके दादाजी
दरोगा थे। वहीं बच्चन के पिताजी का जन्म हुआ। बच्चन 44 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने कैम्ब्रिज गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला पूछा गया है। ये अमोड़ा गांव और ये कितने वर्ष की उम्र में गए थे? 44 वर्ष की उम्र में। और कहां पर गए थे? कैम्ब्रिज गए थे पीएचडी करने के लिए। बच्चन ने पायनियर अखबार में बतौर गश्ती एजेंट भी काम किया था। बच्चन छठी संतान थे, अपनी माता पिता के छठी संतान थे। बच्चन की लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों उनकी मां ने 5 पैसे में बेचा था। कितने में बेचा था? 5 पैसे में लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों उनकी मां ने बेचा था। बच्चन का बचपन मोहल्ला चक में बीता। आगे चलते हैं। मोहल्ला चक वाला घर सड़क में आने जाने पर वे कटघर में बस गए। बच्चन का पहला विवाह श्यामा से हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बच्चन श्यामा को क्या कहते थे? जॉय, और श्यामा बच्चन को सफरिंग कहकर पुकारती थी। बच्चन गांधी की राजनीति की प्रतीकात्मक कविता कहते हैं। बच्चन अपनी कविता को जीवनवादी कहते हैं। अब पात्र के बारे में देखेंगे, यहां से पूछा जाता है पात्रों के बारे में। मिट्ठू लाल कौन थे? नायक कोतवाल। मिट्ठू लाल बच्चन के परदादा थे। उन्होंने ही इनका कई खंडों का विशाल पुश्तैनी मकान बनवाया था, जो गरीबी के समय में थोड़ा थोड़ा करके बिकता रहा। राधा कौन थी? मिट्ठू लाल की बहन, यानी कि मिट्ठू लाल इनके परदादा थे, उनकी बहन थी राधा। राधा अपना घर छोड़कर भाई मिट्ठू लाल के यहाँ रहने आ गई थी। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक वह इसी परिवार के साथ रही। भोलानाथ मिट्ठू लाल के पुत्र थे। भोलानाथ मिट्ठू लाल के पुत्र थे। भोलानाथ संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लंबे समय तक ललितपुर में जेल दरोगा रहने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस इलाहाबाद बस गए। महारानी कौन थी? राधा की पुत्री थी। महारानी भी अपने पति का घर त्याग आई। अंतिम समय में पारिवारिक झगड़े के कारण वह घर से चली गई और कसम खाई कि लौटकर देहरी पर पांव नहीं रखेगी। राधा भी इसके साथ चली जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। महारानी बाद में किसी कार्यक्रम में आती हैं तो देहरी के बाहर ही रहती हैं। बुद्धि महारानी की पुत्री। तुलसी भोलानाथ की पुत्री। तुलसी भोलानाथ की पुत्री। प्रताप नारायण भोलानाथ के पुत्र व बच्चन के पिताजी थे। प्रताप नारायण। सरस्वती बच्चन की मां। बच्चन की मां बड़े परिवार की, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चन की मां, परिवार की थी और शिक्षित थी। बच्चन पर उनका प्रभाव पड़ा। मंगल पंडित बच्चन परिवार के सदस्य थे और गाढ़े वक्त में साथ खड़े रहे। सुंदर मंगल की पत्नी। करकल मंगल के पुत्र थे। करकल बच्चन का अभिन्न मित्र था। उसका विवाह चंपा से हुआ था। उसकी मृत्यु बारिश में भीगने के कारण हुई थी। चंपा की मृत्यु बारिश में भीगने के कारण असमय हो गई। चंपा करकल की पत्नी थी। चंपा एवं बच्चन के करकल के मृत्युपरांत प्रेम संबंध उपजता है बच्चन के साथ। वह गर्भवती हो जाती है तो सुंदर को लेकर बद्रीनाथ चली जाती है, जहां वह कड़ी यातनाएं झेलती है। इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। श्यामा बच्चन की पहली पत्नी थी। श्यामा आगे है। श्यामा समृद्ध परिवार की पुत्री थी, जिसका विवाह बच्चन के जानकार ने कराया था। श्यामा के स्वभाव ने बच्चन के निराश जीवन को पुनः प्रेम से भर दिया। श्यामा को क्षय रोग हो जाता है और वह कई वर्ष तक यातना भोगती है। बच्चन को भी क्षय रोग हो जाता है तो वह उनकी बड़ी सेवा करती है। जिस दिन बच्चन स्वस्थ होते हैं उस दिन वह खाट पकड़ लेती है और पुनः स्वस्थ नहीं होती। शालिग्राम बच्चन के छोटे भाई थे। शैल कुमारी बच्चन की बहन। विश्वनाथ प्रसाद बच्चन के अंग्रेजी ट्यूटर थे। विश्वनाथ प्रसाद। अन्य पात्र कौन कौन है? महगिनिया, लक्ष्मीनिया, मनसा, गणेश प्रसाद, रामचरण शुक्ल, श्री कृष्ण प्रकाशो, महेश मुक्त, राजनाथ पांडे।
अब यहाँ से प्रमुख उदाहरण है, आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देकर पूछ लेगा किस आत्मकथा से है, क्या भूलूं क्या याद करूं। जहां जनता जातियों में बटी हो वहां पारस्परिक ईर्ष्या दोष, अपने गुण और दोषों के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। जाति आलोचना, जातिगत आलोचन प्रत्यालोचनाएं जहां पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती है वहां पारस्परिक सहयोग भी सूचित करती है। अगला पॉइंट है, कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किया। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी उसकी। बादशाह सलामत की भेंट थी। किसी समय चिलम टूट गई तो उसे बदल दिया गया, फिर कभी निगाली टूट गई तो दूसरी निगाली लगवा दी गई। इसी तरह नैचा भी किसी समय बदला गया और फर्शी भी किसी समय टूटी तो दूसरी में हुक्का जमा गया। पर परिवार में यही प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह की भेंट है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट दिया था उसका अब कोई अंश भी इसी परिवर्तन जरा कोई अंग भी जरा उसमें बाकी ना रह गया, यानी कि सारा सब कुछ उसका पार्ट चेंज हो चुका था। स्थूल वस्तुएं ही नहीं शायद संस्कृतियां भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रहती है। अगला पॉइंट है, मनसा की छठी पीढ़ी मेरे पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। छठी पीढ़ी। हुक्का गंसी चाचा भी पीते थे पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं। बड़े भाई यह जानते हैं और दो चार कस खींच वे अपना मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता था तो कहीं पीछे बैठे रहते थे। अगला पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। वे गांव के लकड़ी मंगाते और शहर में खूंटे गड़ाकर सप्लाई करते। गांव से लकड़ी मंगाते और शहर में खूंटे गड़ाकर सप्लाई करते। एक बार की मुझे याद है, उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दिए। रजक खोई गए इतने खूंटे, यानी वे रिजेक्ट हो गए थे। फौज में किसी खास फरमाइश बनावट के खूंटों की दराकरी थी और एक कुछ उनसे 19 पड़े थे, बस रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता था। आगे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे वहीं थे। लौटकर वे हमारे घर आए थे और उन्होंने एक संध्या को मार्शल ला का इसी तरह उच्चारण करते थे जो आंखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया था। उसे सुनकर हमारा परिवार स्तंभ रह गया। अंग्रेजी सरकार के अमानुषिक अत्याचारों की कथा सुनाते सुनाते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली थी और उनके मुंह पर माता के दाग के सारे गड्ढे भर गए थे। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया गया और रसोई उठा दी गई। अपने परिवार में उनसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मार्शल लॉ के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया था उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद आधिकारिक रिपोर्ट के पढ़ने पर ना मिली थी। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती थी, पर अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए जो उनमें शायद ही रही हो। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कई अधिक सजीव होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से काफी महत्वपूर्ण है, अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कई अधिक सजीव होता है। ये वाला जो हाईलाइट हुआ है ये भी महत्वपूर्ण है। स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेवश हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेगा किस आत्मकथा से है, क्या भूलूं क्या याद करूं। आगे ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जितने भी पॉइंट इसमें है सभी ध्यान से देखिएगा और जो छोटा है तो उसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। जैसे स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेवश हो जाता है। अगला है, स्त्री तो मां बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। नारी तो मां बनने के लिए ही बनी है। उसके स्वप्नों में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं होता। मां बनकर ही वह पूर्ण होती है। ना बन सकी तो इस अभाव के लिए वह अपने को धिक्कारती रहती है।
अगला पॉइंट है जीवन में कुछ चीजें कोमल तंतुओं में बंधी रहने पर ही संगठित रहती हैं। जब उन्हें अधिकार की लौह श्रृंखला में बांधने का प्रयत्न किया जाता है तब वे बिखर जाती हैं। अगला पॉइंट है बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्चे के लिए दादी की काफी खुशामद करनी पड़ती थी। पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन कम ही मिलता है। जिससे 4 पैसे की आमदनी ना हो, पुरुष भावना पर ही जी सकता है, नारी नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो झिंझोड़ कर फेंक दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है कल्पना तभी सजीव और सबल होती है जब उसका आधार यथार्थ में हो। यथार्थ बाहरी मात्र नहीं बल्कि जो अनुभूति का अंग बनकर भीतरी बन गया हो। अगला पॉइंट है सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है, समाज दुराग्रह करता है। जितने भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये पूछी जा सकती है। देखते हैं अगला हमारा क्या है। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं। जितना है वह संभवतः उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्रायः सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा और इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित न जानने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। अगला पॉइंट है साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढोली होना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के लोग। आगे है जब तक कलम है वह लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम निर्भीकता है, साहस है, विरोध है, विद्रोह है। पर कलम नकारात्मक ही नहीं, वह सकारात्मक भी है। वह संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति है। वह जीवन की जीवंतता की लाठी तो जड़ता है, जड़ता ना भी हो तो असंतुलन, एक एकांगिकता, विकृति। अगला है जिज्ञासा केवल अशांत रहेगी। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ रहकर भी वह स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी। कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का, पीड़ाग्रस्त रहने पर भी मुस्कुराने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चन कह रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन। प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसे की शक्ल में मांगा जाए तो वह निश्चय अपने प्रेम का अपमान समझेगा, खासकर जब पैसा ना दे सकने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आत्मकथा है और यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चैनल से बने रहिएगा। आगे हमने 2-3 कंप्लीट कर लिया। माटी की मूर्ति, ठाकुरी बाबा, ठीक है। तो उसको आप जरूर से देखिएगा, वहां से परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।